ओके स्टूडेंट्स, वेलकम। मैंने आपसे कहा था कि अब हम इंडक्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। इंडक्टेंस फिनोमिना है जिसकी वजह से किसी भी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे इस तरह से। जैसे मैंने आपको कहा था कि किसी भी कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिपेंड करता है करंट के ऊपर, क्योंकि यदि करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलप होगी उस कॉइल के अंदर, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वी कैन से दैट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। दैट मीन्स करंट ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B इंटू ए, जब B की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। इसलिए यदि मैग्नेटिक फ्लक्स करंट के ऊपर डिपेंड करता है तो हम कह सकते हैं कि फाई B इज इक्वल टू के आई। क्योंकि यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए हम कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। इस के को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और यहाँ पर इस के को हम कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस कहते हैं। तो इस के की डेफिनेशन क्या बन जाती है, यहाँ से हमारे पास आ गया के इज इक्वल टू फाई B अपॉन आई। इसके यूनिट भी लिख सकते हैं। फाई के यूनिट मैंने आपको बताए थे वेबर, अपॉन करंट के यूनिट एम्पियर होते हैं, तो वेबर पर एम्पियर ये भी इसके यूनिट हैं। और भी यूनिट हम लिख सकते हैं। हम फाई के यूनिट हमने एक और भी पढ़े हुए हैं, जिसको हम इस वेबर पर एम्पियर को हम हेनरी कहते हैं, इसको हम हेनरी कहते हैं, वेबर पर एम्पियर को हेनरी कहते हैं। तो ये इसके इंडक्टेंस का कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस का ये यूनिट है हेनरी, इसको H से लिखते हैं। हम इसके डायमेंशन भी लिख सकते हैं, ये के क्या डायमेंशन होंगे। जैसे फाई V के डायमेंशन मालूम होना चाहिए, आई के डायमेंशन मालूम, फाई के डायमेंशन होते हैं V के मालूम होना चाहिए ए के, तो फाई के निकालने के लिए B के पता होना चाहिए, ए के पता होना चाहिए। B के कहाँ से निकालते हैं, F इजिकल टू क्यू वी वी, तो V इजिकल टू एफ अपॉन क्यू वी। यहाँ से हम इसके डायमेंशन निकालते हैं B के, और मैंने पहले निकाले हुए हैं, कई बार हम इसको पहले भी कर चुके हैं। तो फोर्स यहाँ पे चार्ज है, ये बन जाता है A इंटू टी, ये बन जाता है LT-1। तो जो डायमेंशन आते हैं फाई के वो आते हैं ML2T-2 इंटू A-1, ये डायमेंशन आते हैं वेबर के या मैग्नेटिक फ्लक्स के, अपॉन करंट के डायमेंशन होते हैं A। तो जब ये A भी ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा ML2T-2 A-2, ये A ऊपर जाएगा तो A-2, ये इसके डायमेंशन बन जाते हैं। तो इंडक्टेंस के डायमेंशन भी आपको पता लग गया, इंडक्टेंस के यूनिट भी आपको पता लग गया। हेनरी इसका यूनिट होता है, इसको हम वेबर पर एम्पियर भी कहते हैं। अब ये जो इंडक्टेंस है इसको हम क्लासीफाई करते हैं दो तरह से, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस है या म्यूचुअल इंडक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन को डिफाइन करने के लिए जैसे वर्ड सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे हम दो कॉइल्स लेते हैं, हम एक कॉइल के अंदर, जैसे एक कॉइल हमने ये ले ली, और एक कॉइल हमने ये ले ली। इस कॉइल को हम प्राइमरी बोल देते हैं, इस कॉइल को हम सेकेंडरी बोल देते हैं। प्राइमरी कॉइल होती है, जो फर्स्ट कॉइल होती है, उसमें हम एक सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा देते हैं, जैसे सेल लगा देते हैं, कोई बैटरी लगा देते हैं, एक की लगा दी, ये की है।
और ये बैटरी है, इसको प्राइमरी बोलते हैं। सेकेंडरी के अक्रॉस हम एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं जो करंट को नोट करता है, इंड्यूस करंट को नोट करता है। तो जैसे हम यहाँ पे प्राइमरी कॉइल में इस की को प्रेस करेंगे, करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी 0 से मैक्सिमम। जब चेंजिंग करंट यहाँ पैदा होगा, फ्लो करेगा, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी चेंजिंग होगी। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंजिंग पैदा करेगा, क्योंकि ये सेकेंडरी कॉइल भी इसके नज़दीक ही है, इसलिए यहाँ पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। तो जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सेकेंडरी कॉइल में भी क्या इंड्यूस करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करेगा, करंट इंड्यूस करेगा, और उसकी जो प्रेजेंस है वो इस गैल्वेनोमीटर के द्वारा शो करेगी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इंडक्शन के मुताबिक ये फिनोमिना है प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल व्हेन द चेंजिंग करंट इज फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल। तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ in a coil, in any coil, in a coil, when current flowing through the neighboring coil changes. फिर से सुन लीजिए, phenomena of production of induced EMF in a coil when the current flowing through the neighboring coil changes is known as mutual induction. क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इस कॉइल के थ्रू, जो मैग्नेटिक फ्लक्स कलेक्ट, क्योंकि यहाँ तो करंट इसमें तो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, करंट यहाँ चेंज कर रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो सेकेंडरी कॉइल के अंदर है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो प्राइमरी कॉइल में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल। क्लियर हो गया? तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फाई एस इज इक्वल टू, यहाँ कॉन्स्टेंट लगाते हैं, यहाँ जो कॉन्स्टेंट है, क्योंकि अब हम इसको डिफाइन कर रहे हैं दो तरह के इंडक्टेंस, एक म्यूचुअल है, एक सेल्फ इंडक्टेंस है। म्यूचुअल इंडक्टेंस को कांस्टेंट को एम लिखते हैं, के की जगह हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे एम लिखते हैं, के जनरल नाम है इसका, एम आई पी। ये जो एम है इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं हम इसको, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कहते हैं। तो इसको डिफाइन भी कर सकते हैं हम, म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करना हो तो हम ये कह सकते हैं, इफ आई पी इज इक्वल टू 1 देन फाई एस इज इक्वल टू एम। तो हम क्या कहें, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil when unit current is flowing through the neighboring coil, that is called coefficient of mutual inductance। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। अब हमने ये भी पढ़ा हो फैराडेज लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉज हमने पढ़े हैं सबसे पहले इस यूनिट में। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये नेगेटिव साइन बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी है कि जो इसको प्रोड्यूस करता है उसी को ये अपोज करता है लेंजिस लॉ के मुताबिक। तो यहाँ फाई की जगह हम लिख सकते हैं, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी। फाई की जगह क्या लिख सकते हैं, ये फाई हमने निकाला है यहाँ पे एम आई पी, एम को बाहर ले लीजिए, माइनस एम डी आई पी अपॉन डी टी, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी में हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ थ्रू द सेकेंडरी कॉइल। अब मैं नीचे लिख रहा हूँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ थ्रू द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू माइनस एम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल। ये हमारे पास फार्मूला बन गया। यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं, इफ डी आई पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 देन ई एस इज इक्वल टू एम। तो क्या डेफिनेशन बन गई, इंड्यूस्ड ईएमएफ या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस is defined as induced EMF through the secondary coil when current is changing at the rate of unit ampere per second, then that is called coefficient of mutual
इंडक्टेंस। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन जो है वो आसानी के साथ बन रही है। क्लियर हो गया। तो इसके यूनिट भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एम के यूनिट निकालने होंगे तो एम इज इक्वल टू ई एस अपॉन डी आई अपॉन डी टी। ई एस के यूनिट क्या होते हैं, ये ई एम एफ है, ई एम एफ के यूनिट होते हैं वोल्ट, इसके यूनिट होते हैं एम्पियर, नीचे टाइम है एम्पियर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। तो हमारे पास क्या यूनिट बन गया, इसको हम कहते हैं 1 हेनरी या हेनरी। तो हेनरी की डेफिनेशन जो है वो, हेनरी को ये भी कह सकते हैं हम वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड। ये भी वही है, यदि कहीं लिखा हो वोल्ट एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड, तो इसका मतलब है ये यूनिट किस चीज़ के हैं, हेनरी के हैं। तो आपके पास क्वेश्चन दिया जाए नेम द क्वांटिटी हुज यूनिट इज वोल्ट एम्पियर पर एम्पियर सेकेंड, उसका नाम बताओ किस चीज़ क्वांटिटी के यूनिट हैं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये किस क्वांटिटी के यूनिट हैं। तो ये किसके यूनिट हैं, ये कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के यूनिट हैं या इंडक्टेंस के यूनिट हैं ये। क्लियर हो गया। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है आपको, जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, हमने 2 कॉइल्स का निकाला है। अब हम म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो 2 सोलेनॉइड का भी निकाल सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 लॉन्ग सोलेनॉइड। सिंपल है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। प्रैक्टिस करें थोड़ी सी तो आपको आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 सोलेनॉइड है, एक ये जो आपको थिक लाइन के साथ हम इसको शो कर रहे हैं, इसको मैं S1 कह दिया, पहला सोलेनॉइड। दूसरा सोलेनॉइड मैं उसको थोड़ा सा अलग इंक से बना देता हूँ मैं, और डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ। इसी के ऊपर ओवरलैप है ये भी, मतलब 2 तारें हैं, एक तार इसके ऊपर लपेट दी पहले, फिर इसी के ऊपर दूसरी तार भी लपेट दी, तो 2 सोलेनॉइड्स हैं। ये जो डॉटेड लाइन है ये S2 है। 2 सोलेनॉइड आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो हम अब मान लेते हैं कि इनकी जो लेंथ है वो दोनों की बराबर है। L लेंथ ऑफ सोलेनॉइड दोनों की एक बराबर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दोनों का बराबर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब जिसके ऊपर लपेटी गई है उसका एरिया, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी बराबर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो भी दोनों का बराबर मान लेते हैं, ठीक है। N1 जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड S1। और N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कुल कितने टर्न्स हैं सोलेनॉइड S2 के अंदर, इन सोलेनॉइड S2, ठीक। N1 स्मॉल n1, इसको कहते हैं हम N1 अपॉन L। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ। इसको कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हैं N1। इसी तरह से N2 क्या है, N2 अपॉन कैपिटल N2 अपॉन L, लेंथ तो बराबर है दोनों की, इसलिए L की वैल्यू सेम है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन सोलेनॉइड S2, और ऊपर इन सोलेनॉइड S1, इन सोलेनॉइड S1। क्लियर। मान लेते हैं इस सोलेनॉइड S1 में जो पहला है उसमें करंट I फ्लो कर रहा है, I1 फ्लो कर रहा है। I1 इज करंट इन सोलेनॉइड। यदि ये समझ नहीं आ रहा हो सोलेनॉइड के बारे में, तो मैंने सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड बताया आपको, उसको आप एक बार फिर से पढ़ें उस आर्टिकल को। I1 इज करंट इन सोलेनॉइड S1, देन उस सोलेनॉइड के सेंटर में अलोंग इट्स एक्सिस, ये जो लाइन है ये एक्सिस है इसका, इसके एक्सिस में और इसके सेंटर में कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, देन
मैग्नेटिक फील्ड at center of solenoid S1 along its axis, इसके एक्सिस के along, is B1 इज इक्वल टू, उसका फार्मूला है हमारे पास म्यू नॉट एन आई है फार्मूला। तो हम सोलेनोइड S1 की बात करें तो सोलेनोइड S1 में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं, N1 है। करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1 फ्लो कर रहा है। तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1। क्लियर हो गया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो सोलेनोइड S2 के साथ है, क्योंकि सोलेनोइड S2 भी यही है, या इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट N1 की जगह लिख सकते हैं N1 कैपिटल N1 अपॉन L I1। क्लियर हो गया। देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स linked with one turn of coil या वन टर्न ऑफ सोलेनोइड, पहले एक टर्न सोलेनोइड के एक टर्न से S1 S2 सोलेनोइड के एक टर्न से कितने मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है क्योंकि हम सोलेनोइड 2 से जोड़ रहे हैं तो F∅2 लिख रहा हूँ मैं इसको, इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया तो बराबर है सभी टर्न्स का, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, B1 है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड S1 में पैदा हो रही है, B1 इंटू ए। B1 की वैल्यू डालिए म्यू नॉट N1 अपॉन L कैपिटल N1 I1। इससे कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसान सा ये इक्वेशन है। ये तो एक टर्न के साथ हुई, देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हुआ, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ऑल कॉइल्स, कितनी कॉइल्स हैं इसमें, टोटल कितनी है इसमें सोलेनोइड S2 में, कैपिटल N2 है, इज ∅2 इज इक्वल टू N2 ब्रैकेट में म्यू नॉट N1 I1 अपॉन L। क्या बन गया है, म्यू नॉट N1 N2 अपॉन L I1। ये टोटल। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, यहाँ एरिया रह गया, हमने एरिया को नहीं लिखा, ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए भी आएगा, एरिया भी रहेगा इसमें साथ में, क्योंकि हमने B1 की वैल्यू तो लिख दी, ए लिख दी, B1 की वैल्यू, एरिया भी है इसमें ए। ठीक है, तो ये हमारे पास है मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास है आ गया। अब हमने क्या पढ़ा हुआ है, वी नो ∅2, हमने पीछे बताया था आपको, ∅2 मतलब ∅2 का मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू M इंटू I1, वन का मतलब प्राइमरी कॉइल। हमने ये पढ़ा है ∅2 इज इक्वल टू MI1। दूसरी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, वो डिपेंड करता है पहली कॉइल में कितना करंट फ्लो कर रहा है, MI1। तो इस फार्मूले से और इस फार्मूले को कंपेयर करो दोनों को, ∅2 इसके बराबर है, ∅2 इसके बराबर है, I1 यहाँ भी है, I1 यहाँ भी है, तो M किसके बराबर हो गया, हेंस M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है हमारे, ये सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आया किसका, ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इसको आप देख सकते हैं और इसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। अभी जो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, डिपेंड किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है, दिस कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस दैट इज M डिपेंड्स अपॉन, हमारे पास दो तरह से सिचुएशंस हैं, एक कॉइल हमारे पास ऐसे है और एक कॉइल हमारे पास ऐसे है, एक सिचुएशन ऐसे है, दिस इज फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन ऐसी है ऐसे, और
ऐसे, दूसरी कॉइल भी यहीं लपेटी गई है, एक कॉइल भी यहीं लपेटी गई है, दूसरी भी यहीं लपेटी है, दूसरी सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन है ऐसे, एक ऐसे है और एक ऐसे है। देखो तीन तरह से हमने दो कॉइल्स लिए हैं। एक बार हमने कॉइल्स को ऐसे अरेंज किया, दो कॉइल्स को, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, एक सोलेनोइड है, ये दूसरा सोलेनोइड है। दूसरी बार हमने दोनों सोलेनोइड को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया। तीसरी बार हमने दोनों सोलेनोइड को ऐसे रखा हुआ है। तीनों सिचुएशंस में जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, एम की वैल्यू है, वो डिफरेंट होगी। तो एम जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है ज्योमेट्री ऑफ टू कॉइल्स। हमने दो कॉइल्स की ज्योमेट्री कैसी है, कैसे उनको आपने रखा हुआ है। नंबर 2, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स, कितने टर्न्स हैं उन दोनों कॉइल्स के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 3, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, दो कॉइल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। जैसे कि यहाँ पे दो कॉइल्स को इस तरह से है, यदि आप कॉइल्स को इस तरह से प्लेस करोगे तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस मिनिमम होगा, इस सिचुएशन में मिनिमम होगा, इस सिचुएशन में मैक्सिमम होगा, इस सिचुएशन में, और इस सिचुएशन में इंटरमीडिएट होगा। इंटरमीडिएट का मतलब है ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए कि आपके पास इस तरह से तीन पिक्चर दी जाए, इन व्हाट सिचुएशन द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज मैक्सिमम, तो आपके पास सिंपल आना चाहिए, दो कॉइल्स एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे या दो सोलेनोइड एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो मैक्सिमम होगा। तो आपने याद रखना है, ये जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये डिपेंड करता है ज्योमेट्री ऑफ द टू कॉइल्स, मतलब उसकी साइज क्या है, शेप क्या है और कितने टर्न्स हैं उसके ऊपर। नंबर 2, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, यदि वो ओवरलैप कर रही हैं तो मैक्सिमम होगा, यदि वो इस तरह से एक दूसरे से परपेंडिकुलर पोजीशन में रखी है तो मिनिमम होगा, पैरेलल पोजीशन में रखी है तो इंटरमीडिएट वैल्यू होगी उसकी। और रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ टू कॉइल्स, कैसे हमने दो कॉइल्स को प्लेस किया गया है। और नेचर ऑफ मटेरियल, ये जो कॉइल्स हैं ये किस मटेरियल पे लपेटी गई हैं, हवा में थोड़ी लपेटी जाती, किसी न किसी मटेरियल में लपेटी जाएंगी, या तो आयरन में लपेटी जाएंगी या वुड में लपेटी जाएंगी या माइका में लपेटी जाएंगी। किस मटेरियल के अंदर इन कॉइल्स को लपेटा गया है, बाउंड किया गया है, उस पर भी ये डिपेंड करता है। तो ये सिचुएशंस हैं, इनको आपने अंडरस्टैंड करना है। इसका मैं आपको राइट अप जो है वो सेंड करूँगा, तो आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद मैं आपको सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।